अभी तक हमने देखा कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स और जो आपका बोस इंस्टेंट स्टैटिस्टिक्स है स्ट्रॉन्ग डीजेनरेट कंडीशन में आपके डिफरेंटली बिहेव करते हैं। ओके, सो हमें दोनों को सेपरेटली डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे फॉर स्ट्रॉन्गली डीजेनरेट सिस्टम। ओके, बट स्ट्रॉन्गली डीजेनरेट सिस्टम को कंसिडर करने से पहले हमें कुछ टर्म्स को डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपका फर्मी एनर्जी है। ओके, और उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कंप्लीटली डीजेनरेट सिस्टम को सबसे पहले कंसिडर करना पड़ेगा कि कंप्लीटली जो आपका डीजेनरेट सिस्टम है वो क्या होता है और वहाँ से क्या क्या टर्म्स निकल के आती हैं जो हमें हेल्प करेगी आपके स्ट्रॉन्गली डीजेनरेट सिस्टम को समझने के लिए। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्लीटली डीजेनरेट स्टेट। हमें पता है कि कंप्लीटली डीजेनरेट सिस्टम होता है वो आपका 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर होता है। ओके, सो यहाँ से सबसे पहले हमें पता है कि जो आपका नंबर ऑफ जो पार्टिकल या फिर ऑक्यूपेशन नंबर है वो आपका कुछ इस तरीके से लिखा जाता है 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा ई माइनस म्यू। ओके, एंड प्लस में यहाँ पर अगर मैं कंप्लीटली डीजेनरेट सिस्टम को कंसिडर कर रहा हूँ देन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका 1। ओके, फर्मी सिस्टम है देन 1 आया। ओके, अब यहाँ पर क्या आता है कि जो लो टेम्परेचर रेंज है जो कि 0 केल्विन टेम्परेचर है उसके अंदर क्या है आपका जो एनर्जी लेवल्स हैं, सपोज ये एनर्जी लेवल्स हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम हो जाता है। ओके, वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है, इट मीन सेमीकंडक्टर से कम होता है। ओके, और मतलब एक तरीके से सेपरेशन काफ़ी कम हो जाता है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करते हो तो उसके लिए समेशन लिखने की बजाय हम उसको इंटीग्रल भी उसका ले सकते हैं। ओके, 0 टू इन्फिनिटी। ओके, अब इंटीग्रल लेते हैं देन ऑक्यूपेशन नंबर सपोज एन ई अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इनटू मेरे को पता है कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है जिसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ फेज स्पेस में वॉल्यूम डिवाइडेड बाई h क्यूब जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके नंबर ऑफ स्टेट्स को, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ओके, सो यहाँ पे इसके बिहेवियर को सबसे पहले चेक करते हैं। ओके, 0 डिग्री केल्विन है, इट मीन्स इस टर्म को ध्यान से देखिए, अगर मैं 0 यहाँ पर पुट करता हूँ देन एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी हो जाता है। ओके, बट यहाँ पर फिर भी प्रॉब्लम है कि इन्फिनिटी है बट ई माइनस म्यू भी साथ में है, क्या इनका कोई इफेक्ट पड़ेगा? ओके, और 1 तो आप एक तरीके से नेग्लिजिबली कह सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ओके, इट मीन्स अगर आप कंसिडर करो अगर आपका एनर्जी सपोज आपके केमिकल पोटेंशियल से ज़्यादा है उस केस में क्या होगा, ई माइनस म्यू ये आपका पॉजिटिव हो जाता है, इट मीन्स एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाता है। ओके, इसका जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, इट मीन्स इसका वैल्यू इन्फिनिटी, इट मीन्स इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी और ऊपर जाके वैल्यू 0 हो जाती है। इट मीन्स कि इस वाले कंडीशन में जो n है वो इज इक्वल टू आपका 0 हो जाता है। ये आपका फर्स्ट कंडीशन आ जाता है। सेकंड कंडीशन चेक कीजिए कि अगर आपका E है वो लेस देन आपके केमिकल पोटेंशियल से है, इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये माइनस इन्फिनिटी हो जाती है और एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी का जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू होता है आपका 0। इट मीन्स ये टर्म 0 हो जाती है, प्लस 1 बाकी रह जाता है, इट मीन्स n का वैल्यू यहाँ से आ जाता है 1। ओके, इट मीन्स ये एक तरीके से एक स्टेप फंक्शन टाइप में हो जाता है जिसको हम डिफाइन करते हैं। ओके, एक तरीके से स्टेप फंक्शन की टर्म्स में आता है। ओके, सो यहाँ से हम नॉर्मली क्या कंसिडर कर सकते हैं, इसका अगर जो वैल्यू है वो मैं चेक करता हूँ, इसका वैल्यू होता है CV ओके इंटू E1/2DE, यही वैल्यू होता है नॉर्मली। ओके, सो अगर हम इसका वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर
सो जो n है वो इज इक्वल टू 0 टू एक तरीके से इन्फिनिटी लिख देता हूँ एक बार तो मैं, ओके, बाद में चेक करेंगे क्या आता है। एन की वैल्यू यहाँ पर 0 1 है। इंटीग्रल अगर मैं करता हूँ तो 0 वाले का करना कोई मतलब नहीं है, बिकॉज उसका वैल्यू 0 आने वाला है। सेकंड का करूँगा देन n इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा। इट मीन्स सिर्फ मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सी वी 0 टू इन्फिनिटी ई 1/2 डी। ओके, एक बार के लिए यहाँ अपन रुकते हैं। ओके, अब हम एक टर्म को एक्सप्लेन करते हैं जो कि आपका होता है फर्मी एनर्जी। ओके, फर्मी एनर्जी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्मी एनर्जी क्या होता है। ओके, इसी पर चलने वाला है सब कुछ। फर्मी, ओके, जो मेन टर्म थी जो हम एक्सप्लेन करने वाले थे स्ट्रांगली डिजेनरेट सिस्टम के लिए, वो ये टर्म है। ओके, ये एनर्जी क्या होती है कि टेम्परेचर आपका 0 केल्विन कंडीशन है। ओके, देन इसकी जो वैल्यू है EF वो इज इक्वल टू इसके केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0 डिग्री केल्विन पर। ये इसका एक तरीके से आप ऑफिशियल डेफिनेशन बोल सकते हो। ओके, बट अगर हम इनफॉर्मली चेक करें देन क्या होगा। ओके, हमें पता है कि एनर्जी लेवल्स होते हैं। ओके, और फर्मियन कुछ इस तरीके से इनके अंदर एक तरीके से अपनी जो पोजीशन है वो ऑक्यूपाई करते हैं। सपोज यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है ही नहीं, सपोज एक्साइटेड स्टेट में यहाँ चला गया, ये T इज इक्वल टू T टेम्परेचर है। ओके, बट हमें पता है कि जैसे ही आपका जो 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर है उसके अंदर अगर आप जाओगे तो बोसॉन में हमने देखा था उनका एनर्जी आपका 0 आ जाता है, बिकॉज वो सारे के सारे आपके ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं और ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी होता है वो 0 होता है। सो ऑल ओवर जो एनर्जी है वो आपका 0 हो जाता है। बट इस केस में क्या होता है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगता है। वो क्या कहता है कि आपका एक स्टेट में एक ही पार्टिकल होना चाहिए नॉर्मली। ओके, इट मीन्स कि वो लोएस्ट एनर्जी लेवल में आने की कोशिश करते हैं, बट क्या है कि एक हाईएस्ट लेवल ये यहाँ पर आ जाता है। ओके, ये अगर मैं 0 केल्विन इसको कंसिडर करता हूँ, ये यहाँ से आके यहाँ आ जाता है। इट मीन्स सारे के सारे कोशिश करते हैं कि लोएस्ट एनर्जी लेवल में जाएं, बट पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करने चाहिए। अब इस सैचुरेटेड वैल्यू पर जहाँ पर लास्ट पार्टिकल है यहाँ तक कितना एनर्जी है, वो एनर्जी ही आपका EF होता है। ओके, कितना सिस्टम का कितना एनर्जी है एक तरीके से, वही आपका फर्मी एनर्जी होता है, एक तरीके से सैचुरेटेड वैल्यू होता है। ओके, सो हमने यहाँ पर फर्मी एनर्जी को एक्सप्लेन किया और हमें पता चल गया कि हाँ फर्मी एनर्जी क्या होती है। बट अगर 0 डिग्री केल्विन की बात करूँ देन यहाँ से मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, किसी चीज़ का कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ एनर्जी का हाईएस्ट लेवल क्या हो, 0 टू EF। इट मीन्स इसका अगर इंटीग्रेशन करता हूँ देन मेरी वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी ना होके 0 टू EF होनी चाहिए। इट मीन्स अगर इंटीग्रल करता हूँ तो n इज इक्वल टू यहाँ से आ जाता है आपका 2/3 CV और E आपका E जो F है वो आपका 3/2 आ जाता है नॉर्मली। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास C का जो कि एक कांस्टेंट है, हमें पता है कि C की वैल्यू हमने पहले भी डिस्कस की थी। C की वैल्यू आती है आपकी 2 इंटू 2m⁻³ इंटू G जो डिजेनरेसी कांस्टेंट आता है डिवाइडेड बाई h³। ओके, इसका जस्ट वैल्यू पुट करते हैं और EF को सेपरेट करते हैं देन EF 3/2। ओके, एक बार इसको पढ़ा रहने देते हैं, एक बार अपन ऐसे लिख देते हैं n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4। ओके, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पाई भी होता है आपका। ओके, रिमेंबर दिस थिंग, 4 पाई यहाँ पर v। ओके, और क्या रह गया 2m। ओके, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ 2m और डिवाइडेड बाई h² 3/2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये अगर सॉल्व करेंगे देन ये आपका h³ हो जाता है नॉर्मली, इनटू आपका EF 3/2।
अगर मैं EF को सेपरेट करता हूँ, EF 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए वैल्यू कितना आ जाता है, h² डिवाइडेड बाई 2m टू द पावर 3/2। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है 1 डिवाइडेड बाई 4πv, और g भी यहाँ पर आ जाता है, और n यहाँ पर आ जाता है, n डिवाइडेड बाई 4πv इंटू जी। ओके, अब यहाँ से अगर EF फाइंड आउट करता हूँ, EF इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाता है, 2/3 से पावर से मल्टीप्लाई करता हूँ, देन यहाँ पर कितना हो जाता है, h² डिवाइडेड बाई 2m। ओके, और n डिवाइडेड बाई 4πv इंटू जी टू द पावर आपका आ जाता है 2/3। सो ये जो फॉर्मूला है ये आपका आ जाता है फर्मी एनर्जी के लिए, कि अगर आपको किसी सिस्टम का एनर्जी फाइंड आउट करना है जो कि आपका फर्मी एनर्जी है, देन आपको क्या क्या चाहिए, प्लांक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻34 कांस्टेंट क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाय 2m। m आपका है होता है कि जो भी पार्टिकल है आपका जो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एनर्जी लेवल्स में, उसका मास क्या है। n डिवाइडेड बाई v, आपको आप ऐसे मत कंसिडर कीजिए n और v को सेपरेटली, आप एक साथ कंसिडर कीजिए n डिवाइडेड बाई v। ये आपका रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल डेंसिटी को, इट मीन्स सिस्टम में कितना पार्टिकल डेंसिटी है। g रिप्रेजेंट करता है आपके एक तरीके से डीजेनरेसी को, या फिर आप बोल सकते हो उसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ओके, मोमेंटम होता है एक तरीके से, वही एक तरीके से डीजेनरेसी का एक तरीके से को रिप्रेजेंट करता है नॉर्मली। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम अगर सपोज करें कि इलेक्ट्रॉन का केस लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन आपके एक मेटल में है, देन इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पता है कि स्पिन 2 पॉसिबल होते हैं, +-1/2। इट मीन्स आपका जो s है वो इज इक्वल टू 1/2 होता है स्पिन। देन इसका जो g का वैल्यू होगा, इट मीन्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो इज इक्वल टू 2s+1 होता है। इट मीन्स s का वैल्यू पुट किया, इसका वैल्यू 2 आ जाता है। इट मीन्स जो फर्मी एनर्जी है वो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए मैं कंसिडर करता हूँ इन ए मेटल, देन EF इज इक्वल टू आ जाता है h² डिवाइडेड बाई 2m, और n डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखिए 2 वैल्यू पुट किया, देन 8πv, g का वैल्यू हमने पुट कर दिया 2/3। नॉर्मली जस्ट ये आपका इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाता है, और यहाँ पर me, इट मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो फर्मी एनर्जी। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मली अगर चेक करें कि जो आपका फर्मी एनर्जी है वो आपका मास से किस तरीके से डिपेंड करता है, और डेंसिटी से, पार्टिकल डेंसिटी से किस तरीके से एक तरीके से वेरी होता है। ओके, सो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि EF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई m, एंड EF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n डिवाइडेड बाई v। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा पार्टिकल डेंसिटी होगा फर्मी एनर्जी उस सिस्टम का उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, एक प्रॉपर्टी आ जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास जो पार्टिकल है वो हैवी है, ओके, हैवी पार्टिकल है, देन उसका जो फर्मी एनर्जी होगा वो आपका, अगर ये हैवी होगा देन ये क्या हो जाएगा, कम। इट मीन्स हैवी पार्टिकल्स के लिए फर्मी एनर्जी आपका कम होता है कंपेयर टू नॉर्मल पार्टिकल्स और लाइटर पार्टिकल्स। ओके, अगर हम यहाँ से जो आपका एक तरीके से पार्टिकल डेंसिटी है उसको विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी अगर हम प्लॉट करना चाहते हैं तो नॉर्मली क्या प्लॉट हो जाएगा, अगर सपोज यही हमारा एक तरीके से कर्व है। ओके, देन अगर यहाँ पर सपोज मैं नंबर डेंसिटी अगर लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर मेरा एनर्जी है। ओके, देन ये जो वैल्यू है ये 1 पर सैचुरेट हो जाती है, और एनर्जी का जो वैल्यू है वो आपका फर्मी एनर्जी होगा, बिकॉज हमने चेक किया t = 0 पर यही कंडीशन होती है। सो ये जो कर्व है सिर्फ ऐसे ही बनने वाला है, जस्ट डायरेक्टली स्क्वायर बॉक्स, ओके, जिसका लेंथ 1 है और
ई एफ यहाँ पर एनर्जी आ जाता है। अगर हम यहाँ से आपके फर्मी टेम्परेचर को अगर एक तरीके से एक्सप्लेन करना चाहें कि फर्मी टेम्परेचर क्या होता है, ओके, ये आप टर्म आती है नहीं, फर्मी टेम्परेचर। हमें पता है आपका एनर्जी क्या होता है, E इज इक्वल टू आपका हो जाता है KBT नॉर्मली। देन अगर T फाइंड आउट करना चाहता हूँ देन EF डिवाइडेड बाई KB का डिवाइड करना है। इट मीन्स नॉर्मली आप जो टेम्परेचर है TF वो इज इक्वल टू आप EF डिवाइडेड बाई KB से करके नॉर्मली फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये जो है आपका फर्मी टेम्परेचर होता है। ओके, अब हम बात करते हैं नॉर्मली जो फर्मी एनर्जी है उसका क्या प्रॉपर्टी होता है। ओके, सो यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी कंसिडर करें देन फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आता है आपका कि जो EF है उसका एक वाइड रेंज होता है। ओके, इट मीन्स फर्मी एनर्जी आपका नॉर्मल एटम्स के लिए काफ़ी ब्रॉड रेंज होता है एनर्जी का। ओके, सो इट मीन्स वाइड रेंज। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी EF प्रॉपर्टीज। ओके, वाइड रेंज। सेकंड आता है, सेकंड आप ये भी बोल सकते हो, सेकंड और थर्ड पॉइंट ये बना सकते हो आप प्रॉपर्टी से। हमने चेक किया था कि आप नंबर डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और आपके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ओके, सो यहाँ पर अपन ये लिख सकते हैं कि EF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई ME, और इसके अंदर ही मैं लिख सकता हूँ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई N डिवाइडेड बाई V। ओके, थर्ड पॉइंट आता है कि ये जो आपकी वैल्यू होती है EF की वो डिपेंड करती है कि आयनाइजेशन कितना है। ओके, बिकॉज नंबर डेंसिटी है वो आपके न सिर्फ डेंसिटी पे बल्कि आपके एक तरीके से उसकी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी पे भी डिपेंड करती है। कैसे? बिकॉज सपोज कीजिए सेम डेंसिटी के हमारे पास एलिमेंट है, अगर एक एलिमेंट आपका 1 इलेक्ट्रॉन अगर एमिट करता है, अगर एक नेक्स्ट दूसरा एलिमेंट है वो आपके 3 इलेक्ट्रॉन एटम अगर आपके एमिट करता है, देन आप बताइए कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा है। हमें तो पार्टिकल डेंसिटी चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे आपके एनर्जी लेवल्स में। सो इट मीन्स जिसका वैलेंसी ज़्यादा, इट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन जो एमिट करता है उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। इट मीन्स ये आपका वैलेंसी पे डिपेंड करता है। ओके, वैलेंसी पे डिपेंड करता है EF कि जिसका ज़्यादा, जितना ज़्यादा वैलेंसी उसका उतना ही ज़्यादा एनर्जी। फोर्थ पॉइंट आता है कि जो आपका TF जो आपने एक्सप्लेन किया, इट मीन्स टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली आपका हाई रेंज क्या होता है। ओके, नॉर्मली आपको 10⁴ रेंज का मिलेगा नॉर्मल केसेस में। आप किसी भी मटेरियल के लिए अगर आप चेक करोगे TF जो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है, उस केस में TF का वैल्यू आपको ज़्यादा ही मिलेगा नॉर्मली। सो ये एक तरीके से कुछ प्रॉपर्टी हो जाती हैं आपकी फर्मी एनर्जी की। ओके, और इन फर्मी एनर्जी का जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसको हम एक तरीके से यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्गली डिजेनरेट सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, अभी हमने एक इंटीग्रल किया था जिसमें हमने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट किए थे, और CV02 हमने EF करके और E1/2 DE इसका हमने इंटीग्रल किया था। हमें मिला था N इज इक्वल टू 2/3 CV EF टू द पावर 3/2। ओके, उसी तरीके से अगर एनर्जी की टर्म में करते हैं, यहाँ पर तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं बट यहाँ पर एनर्जी आएगा। एनर्जी कौन सा एनर्जी? जहाँ पर 0 टेम्परेचर है, इट मीन्स ये आपका है एनर्जी 0 पॉइंट एनर्जी। ओके, 0 टेम्परेचर है पर है इसलिए। ओके, 0 पॉइंट एनर्जी को E0 से अगर रिप्रेजेंट करें CV02 EF, और यहाँ हमें पता है 1/2 की जगह 3/2 होता था। ओके, सो इसका इंटीग्रल 5/2, देन ये आ जाता है 2 डिवाइडेड बाई 5 CV EF टू द पावर 5/2। ओके, अगर यहाँ से अगर मैं चेक करूँ कि इसके अंदर अगर n को इंक्लूड करूँ, देन E0 की टर्म्स में अगर EF को लिखूँ, देन जो आपका E0 है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है 2 डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ से 2 CV EF 3/2 की वैल्यू कितना लिख सकते हैं
n, ओके। देन यहाँ से हो जाता है आपका 3/5 n EF, ओके ओके। और यहाँ से अगर पर फर्मियन फाइंड आउट करूँ देन ये हो जाता है 3/5 EF, ओके। सो अगर हम एग्जांपल लेते हैं आपका इन केस ऑफ सिल्वर, जिसके अंदर 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर है, ओके। उस केस में अगर हम फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, देन EF का जो वैल्यू है वैसे उसके लिए 5.5 आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो एनर्जी है वो इज इक्वल टू उसके लिए आ जाएगी, अगर वैल्यू पुट करते हैं हमारी एनर्जी आती है 3.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। ये आती है आपकी T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर, और फर्मी गैस बिकॉज हम कंसिडर कर रहे हैं इसको, ओके। यही एनर्जी अगर हम इसके इक्विवेलेंट अगर लिखते हैं आपकी मैक्सवेल गैस, जो कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करती है, उसके लिए जो टेम्परेचर है वो रिक्वायरमेंट इतना केल्विन है, ओके। इट मीन्स सेम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मैक्सवेल गैस का टेम्परेचर हमें इतना करना पड़ेगा, बट फर्मी गैस का 0 केल्विन में ही काम चल जाएगा, ओके। ये किस लिए हो रहा है? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर क्वांटम इफेक्ट्स आते हैं। क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से ही आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है, और उसकी वजह से जो एनर्जी है फर्मियन का वो आपका ज़्यादा, चाहे आपका टेम्परेचर चाहे कम ही हो, ओके। यहाँ पर हमने देखा कुछ वैल्यू आती है 0 डिग्री केल्विन पर आपका एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी या फिर जो फ्री पॉइंट एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी है वो आपका 0 नहीं आता। इट मीन्स E इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर क्वांटम बट इज इक्वल टू 0 इन यू कैन से मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और क्लासिकल, ओके। बट यहाँ पर अगर ये इक्वल टू 0 नहीं है, क्या स्पेसिफिक हीट और एंट्रोपी भी 0 नहीं होंगे? नहीं। इस केस में होता है कि आपका S और जो स्पेसिफिक हीट है T इज इक्वल टू 0 पर आपका 0 होता है, जो कि बताता है कि आपका यहाँ पर न्यूटन्स थर्मोडायनेमिक्स का जो थर्ड रूल है वो यहाँ पर फॉलो होता है, ओके। जो बताता है कि आपका एंट्रोपी और स्पेसिफिक हीट है T इज इक्वल टू 0 पर 0 ही जाना चाहिए, ओके। अभी तक हमने यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट किए, एनर्जी फाइंड आउट की, और हमने यहाँ पर 2 टर्म्स चेक किया था। एक तो फर्मी एनर्जी था, फर्मी टेम्परेचर था। एक टर्म और लेके आते हैं फर्मी प्रेशर, कि फर्मी प्रेशर क्या होता है, ओके। फर्मी प्रेशर, क्या हम यहाँ पर जो फॉर्मूला है एनर्जी को, क्या हम इसको प्रेशर में चेंज कर सकते हैं? यस, बिकॉज हमें पता है PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT, ओके। यहाँ से इस NRT को और एनर्जी को कैसे रिलेट कर सकते हैं? एनर्जी इज इक्वल टू आपका हो जाता है 3/2 NRT। इट मीन्स NRT को अपन KBT में चेंज कर देते हैं, ओके। 3/2 KBT, इट मीन्स ये जो वैल्यू है ये आपकी 2/3 E के इक्वल होगी, ओके। सो अगर मैं यहाँ पर V का अगर डिवाइड कर दूँ, इट मीन्स प्रेशर निकल जाएगा मेरे पास। सो उसी तरीके से अपन PF फाइंड आउट करते हैं कि फर्मी गैस का जो प्रेशर है वो क्या होगा। PF इज इक्वल टू, फर्स्ट इस रिलेशन से चेक करते हैं, हमारे पास कितना आता है, E0 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2/3 से मल्टीप्लाई करना, 2/3 से किया देन ये कितना हो गया, 4/15, और यहाँ पर V का डिवाइड किया, V कैंसिल आउट, EF 5/2, ये आपका प्रेशर आ जाता है। सेकंड हमारे पास एक फॉर्मूला हो रहा है ये वाला, सो PF क्या आ जाता है, यहाँ से आ जाता है 3, और यहाँ से 2/3 का करेंगे, देन 2/5 C नहीं है, सॉरी, यहाँ पर N/V करना पड़ेगा, पार्टिकल डेंसिटी इंटू EF। ये 2 फॉर्मूले आते हैं जो आपके फर्मी प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे, ओके। अगर हम ये जो वैल्यू आई थी हमारी एक सिल्वर के लिए जो वैल्यू आई थी 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं देन हमारे पास जो फर्मी प्रेशर आता है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 10⁶ ATM, 10⁶ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट मीन्स जो ग्राउंड स्टेट
है अपना अर्थ का, उसके ऊपर आपका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, बट अगर 10⁶ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देते हो जो बहुत हाई हो जाता है, हम हो सकता है उसको झेल भी ना पाए, इतना ज़्यादा प्रेशर है। ओके, सो इट मीन्स किसी फर्मी गैस का इतना प्रेशर होगा 0 डिग्री केल्विन पर भी। अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रूम टेम्परेचर है, देन उसका और भी ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए। ओके, इट मीन्स इतना ज़्यादा प्रेशर किसी भी मेटल को, सपोज हमने सिल्वर को टच किया, ओके, प्रेशर फील होना चाहिए 10⁶ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट हमें नहीं होता। क्यों? सो इसका आंसर है कि सपोज हमारे पास सिल्वर है, ओके, उसके पास से एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, ओके, अब एमिट होने के कारण वो एक तरीके से फर्मी गैस को कंस्ट्रक्ट करेगा, ओके, और एक आयन भी लेफ्ट करेगा उस मेटल में, ओके, उसकी वजह से उन एटम और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ओके। सो अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, जो मेटल है उसको छोड़ के ही निकल जाएंगे, ओके। सो हम उसको टच करते हैं सिल्वर को, देन हमें प्रेशर इसीलिए नहीं फील होता है बिकॉज कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसको अपोज करने के काम आ रहा है ये प्रेशर। इट मीन्स ये प्रेशर रिड्यूस हो जाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अपोज करने में, ओके। इट मीन्स इसीलिए हमें जो मेटल है उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर हमें एक तरीके से हम उसको सेंस नहीं कर पाते टेम्परेचर को, जो कि 10⁶ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ओके। अब हमें एक टर्म और आती है फर्मी सरफेस, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि फर्मी सरफेस क्या होता है, ओके। फर्मी सरफेस, ये जो प्रेशर का वैल्यू आया, अगर मैं इसका एक स्फीयर प्रोड्यूस करूं और जिसका जो रेडियस है वो PF है, देन ये जो सरफेस है मेरा फर्मी सरफेस होता है, ओके। नॉर्मली जो आपकी एक तरीके से नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस के लिए ये जो सरफेस है ये स्फेरिकल होता है नॉर्मली, बट जो और आपकी गैसेस होती हैं उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ओके। सो इस तरीके से हमने कई टर्म्स को एक्सप्लेन किया। फर्मी सरफेस है, फर्मी प्रेशर है, और यहाँ पर मैक्सवेल गैस और फर्मी गैस को हमने कंपेयर भी किया, ओके। और फर्मी जो एनर्जी है उसको हमने ग्राउंड स्टेट एनर्जी से रिलेट किया, ओके। सो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया, जो अपना कंप्लीटली डीजेनरेट स्टेट है उसको, ओके। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमें सिल्वर दिया हुआ है जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम एमिट होता है और उसका टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर है 300 केल्विन। जो पार्टिकल डेंसिटी है वो आपको दी हुई है 5.86 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। हमें बताना है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है या ये जो इलेक्ट्रॉन गैस है ये आपका स्ट्रांगली डीजेनरेट सिस्टम है, ओके। सो हमें पता है कि अगर ये कंडीशन अगर हमको मिल जाती है हम फर्मी टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्मी आपका एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्मी प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये जो प्रूव करना है कि स्ट्रांगली डीजेनरेट होगा ये कैसे करें? अगर मैं कंप्लीटली डीजेनरेट सिस्टम की बात करूं, ओके, उसके लिए क्या होता है T = 0 केल्विन, ओके। और इसके लिए हमने एक्सप्लेन किया था TF फर्मी टेम्परेचर, ओके। अगर आपका टेम्परेचर इसके इक्वल हो जाता है देन ये जो सिस्टम है ये आपका कंप्लीटली डीजेनरेट सिस्टम होगा। अगर टेम्परेचर फर्मी टेम्परेचर से भी कम हो जाता है, इट मीन्स TF ये जो है ये आपका ज़्यादा है अगर टेम्परेचर से, देन ये वाला जो केस है ना ये आपका होता है स्ट्रांगली डीजेनरेट। बिकॉज ये जो टेम्परेचर का जो वैल्यू है ये किस किस के बीच में आ सकता है, तो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो इससे, ओके, और या फिर हो सकता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो। इस रेंज के लिए सिस्टम आपका
क्लासिकल सिस्टम में चला जाता है। इट मीन्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स लगता है। ओके, इट मीन्स ये तो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से भी अलग है। टीएफ जो है वो आपका कंप्लीट डीजेनरेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। अगर टीएफ से भी अगर टेम्परेचर कम है देन वो आपका जो सिस्टम है वो स्ट्रांगली डीजेनरेट सिस्टम को एक तरीके से डिफाइन करेगा। ओके, सो यहाँ पर अगर हम टीएफ फाइंड आउट करते हैं, टीएफ नॉर्मली सारे कांस्टेंट है, चाप का कांस्टेंट है, एम ई है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, के भी कांस्टेंट है, एन डिवाइडेड बाई वी दिया हुआ है। सारी वैल्यूज अगर पुट करते हैं देन हमें जो टीएफ का वैल्यू है वो मिलता है 6.36 इंटू 10⁴ केल्विन। ओके, और हमारा रूम टेम्परेचर कितना है? ओरिजिनल टेम्परेचर 300 केल्विन है। सो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ देन टीएफ है वो मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा है टी से। इट मीन्स ये जो सिस्टम है ये आपका स्ट्रांगली डीजेनरेट सिस्टम होगा। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें फर्मी एनर्जी फाइंड आउट करनी है एल्यूमिनियम +3 की एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। अगर हमें एल्यूमिनियम मेटल का डेंसिटी दिया हुआ है, एटॉमिक वेट दिया हुआ है एल्यूमिनियम का, ओके, सो जो फर्मी एनर्जी है वो होती है आपकी EF इज इक्वल टू h² डिवाइडेड बाई 8m एक इलेक्ट्रॉन के लिए 3n डिवाइडेड बाई πv, इसकी पावर आपकी हो जाती है 2/3। ओके, सो कई बार क्या होता है हम गलत कहाँ पर करते हैं, गलती कहाँ पर हमारी गलती होती है। ये तो चलो h² डिवाइडेड बाई 8m ये तो एक कांस्टेंट है, me आपका इलेक्ट्रॉन का मास हो जाता है, 3 पाई ये कांस्टेंट है, n डिवाइडेड बाई v में प्रॉब्लम करते हैं हम, डेंसिटी दिया हुआ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, बट नहीं, यहाँ पर थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लगने वाला है बिकॉज ये तो डेंसिटी है आपका एल्यूमिनियम एटम का, बट हमें चाहिए कि कितने नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं जो एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा वो चाहिए हमें, बट ये हमको वो चीज़ नहीं दे रहा, ये तो सिर्फ डेंसिटी बता रहा है एटम्स का। ओके, सो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या n डिवाइडेड बाई v की वैल्यू होगी, बिकॉज और तो बची हुई क्वांटिटीज वो तो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। ओके, सो सबसे पहले n डिवाइडेड बाई v है, उसमें मेरे को क्या चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके, पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पर मुझे डेंसिटी दिया हुआ है जो पर यूनिट वॉल्यूम है। ओके, अगर मैं पर यूनिट अज्यूम करता हूँ देन ये जो डेंसिटी है वो एक तरीके से मेरे लिए मास का काम करेगी कि कितना मास हमारे पास है। ओके, एटॉमिक वेट हमें इतना दिया गया, तो यहाँ से हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, हम सिर्फ मोल फाइंड आउट कर सकते हैं कितने मोल होंगे। ओके, हमें पता है कि जो मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो इज इक्वल टू होता है आपके पास वेट कितना है डिवाइडेड बाई आपका जो मॉलिक्यूलर जो वेट है वो कितना है। मॉलिक्यूलर वेट हमें एटॉमिक वेट दिया हुआ कितना है 26.98। ओके, और ये वेट हमारे पास है ही, इट मीन्स रो डिवाइडेड बाई, इसको मैं AW से रिप्रेजेंट करता हूँ, A.W। ओके, डॉट से प्रॉब्लम होगी, AW लिख देते हैं। ओके, AW ये मोल आ जाता है मेरा, बट यहाँ पर मुझे पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक मोल में कितने होते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। इट मीन्स एवोगैड्रो नंबर इतने आपके एटम्स होते हैं। ओके, इट मीन्स अगर इतने मोल हैं देन उसमें कितने हो जाएंगे, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल। सो एक तरीके से डेंसिटी आ जाता है एटम्स का। ओके, बट हमें पता है कि एल्यूमिनियम जो है, अब यहाँ पर भी हम क्या गलती करते हैं भी, हाँ डेंसिटी तो मिल गया, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पर हम थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये डेंसिटी है सिर्फ एटम्स का डेंसिटी है, बट हमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी चाहिए। अगर इसका वैलेंसी 1 होता देन तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट यहाँ पर वैलेंसी 3 है, इट मीन्स
ये एटम का डेंसिटी है, एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन अगर एमिट करता है देन सारे इतने एटम्स कितने करेंगे, देन 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन n डिवाइडेड बाई वी है वो मेरा 3 इंटू रो एन ए हो जाता है, डिवाइडेड बाई आपका एटॉमिक वेट। सो इस तरीके से एटॉमिक वेट आ जाता है, एटॉमिक वेट क्या आपका n डिवाइडेड बाई वी आ जाता है पार्टिकल डेंसिटी। जस्ट आप n डिवाइडेड बाई वी की वैल्यू पुट करो और आपके पास जो EF का वैल्यू है वो आ जाता है। ओके, आप कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके। ओके, और अब जब वैल्यू फाइंड आउट करोगे देन इसका जो वैल्यू है वो आता है EF इज इक्वल टू 11.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, आप क्रॉस चेक कर लीजिए, इतना आंसर आना चाहिए।